नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का साइंस जो अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण है उसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और बहुत ही डिटेल एंड बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इसको हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों, ताकि पूरा माइंड में आ जाए और एग्जाम में एक भी सवाल इससे न छूटे, ठीक है दोस्तों। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अम्ल के बारे में, ठीक है। अम्ल यानी क्या होता है? एसिड। तो एसिड यानी अम्ल क्या होता है? तो अम्ल जो है दोस्तों ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। यानी दुनिया की कोई भी चीज़ जो स्वाद में खट्टा हो उसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आप है दोस्तों, मान लीजिए ये आप है, ठीक है। और आप पे कोई एसिड आपको पे छीट देता है, ठीक है दोस्तों। जब एसिड छीट देगा तो आप गुस्से से क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे, ठीक है। गुस्से से क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। एसिड छीटने पे गुस्से से लाल। तो एसिड क्या करता है, यानी अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। किसको? नीला लिटमस पत्र को। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और दोस्तों ये जो अम्ल है वो जलीय विलयन में H धनात्मक आयन देता है, यानी H प्लस हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान में रखना है। एसिड क्या देता है? H प्लस आयन देता है, ठीक है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो स्वाद में खट्टा हो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। दोस्तों एसिड दो प्रकार के हैं, एक प्रबल एसिड और एक दुर्बल एसिड। प्रबल एसिड क्या होता है? मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी यदि किसी पे गिर जाए तो वो जला देता है, ठीक है। तो वैसा एसिड जैसे कि HCl हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 यानी क्या हो गया? H2SO4 यानी आपका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या हो गया दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलेंगे, ठीक है। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों ये एक प्रबल एसिड है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, ठीक है। ये आपका CH3COOH क्या है? CH3COOH, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है, जिसको हम लोग आसानी से क्या करते हैं? आसानी से हम लोग उसको पीते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? एक शरबत के फॉर्म में होता है या एक जूस बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग आसानी से खाने पीने के लिए यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग अम्ल को हम लोग यूज करते हैं खाने पीने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उसको छूने मात्र से क्या होता है? जल जाता है हाथ। और लैक्टिक अम्ल देख सकते हैं। लैक्टिक अम्ल क्या है दोस्तों? तो आपका जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल के सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो C3H6O3 ये लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका दूध दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध और दही में पाया जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग खाने पीने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? तो इसका देख लीजिए फॉर्मूला C2H2O4 इसका फॉर्मूला होता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है दोस्तों वो हरा पेड़ पौधा में पाया जाता है, ठीक है। जो ऑक्जेलिक अम्ल जो है, ऑक्जेलिक अम्ल वो हरा पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी इसमें कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता होता है। किसमें? ऑक्जेलिक अम्ल में। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो आपको एसिटिक अम्ल हुआ, जो लैक्टिक अम्ल हुआ और ऑक्जेलिक अम्ल हुआ, ये सब आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल हुआ, ये आपका प्रबल अम्ल है। आपका एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है, ठीक है। तो सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। ध्यान दीजिएगा,
जिसमें जो है अम्ल अधिक मात्रा में हो, अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में, अम्ल क्या हो अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में हो, उसको हम सांद्र अम्ल बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो, अम्ल जो है अल्प यानी बहुत कम मात्रा में और जल जो है अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अम्ल क्या, अम्ल जो है आपका कम मात्रा में और जल क्या होता है अधिक मात्रा में, उसको हम क्या बोलेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्षारक यानी बेस। बेस क्या होता है, तो बेस स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। यानी कोई भी चीज़ जो स्वाद में कैसा हो, कड़वा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्षारक कहेंगे। क्षारक यानी बेस कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। और एसिड क्या कर दे रहा था, एसिड यानी अब यदि हम किसी पे एसिड डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, यानी ये नीला को लाल करता है कौन, एसिड। और उसी का जस्ट अपोजिट यानी लाल को नीला करता है, लाल को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, उसको हम क्षारक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, यानी OH ऋणात्मक आयन देता है। ठीक है दोस्तों, यानी हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक आयन देता है। ठीक है, इसमें भी प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रबल क्षारक आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, जिसको कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों एक दूसरे का अनुपूरक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कोई भी उद्योग में साबुन हो गया, कागज़ हो गया, वस्त्र हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो दोस्तों क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए जो उद्योग है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप नेक्स्ट देख सकते हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रबल क्षारक होता है। कौन कौन प्रबल क्षारक हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, दुर्बल क्षारक की अगर बात करें तो दुर्बल क्षारक आपका NH4OH, क्या, NH4OH, जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसा क्षारक होता है, दुर्बल क्षारक होता है। आपको ध्यान में रखना, यदि पूछ दिया जाए कि इसमें से दुर्बल क्षारक कौन है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक है, इसका यूज़ आप देख लीजिए, इसका यूज जो है दोस्तों रेफ्रिजरेंट गैस के रूप में यूज होता है। किसका रूप में, रेफ्रिजरेंट, याद रखिएगा, किसका रूप में यूज होता है, जो NH4OH जो है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो इसका यूज होता है रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट, ठीक है, गैस के रूप में, रेफ्रिजरेंट गैस के रूप में यूज होता है। ठीक है, और रेफ्रिजरेंट मतलब क्या होता है, ये जो है दोस्तों आसपास के जितने भी गर्म हवा है उसको अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और वातावरण को शीतलतन प्रदान करता है। कौन, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका क्षार। देखिए क्षारक में क हटा देने से क्या बन जाता है, क्षार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्काली। ठीक है, ये जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यानी वैसा क्षारक जो जल में क्या हो, घुलनशील हो, उसी को क्षार कह देंगे। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जल में घुलनशील है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको क्षारक बोलेंगे। ठीक है, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जल में घुलनशील है, क्षारक बोलेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, सब जल में घुलनशील है, तो उसको क्या बोल देंगे, क्षारक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका है क्या, साल्ट यानी नमक। लवण अम्ल व क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यानी अगर अम्ल प्लस में
क्षारक की यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या बनता है दोस्तों बताइए, वो आपका लवण बनेगा। ठीक है, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से क्या निर्माण होता है, लवण बनता है। ठीक है, लवण यानी उदासीन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। NaCl आपको पता होगा कि नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। पोटेशियम क्लोराइड ये भी नमक होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सूचक। सूचक यानी इंडिकेटर। दोस्तों यदि स्ट्रोंग अम्ल हो, क्या हो, स्ट्रोंग एसिड, जिसको हाथ टच करने से या चख के उसको नहीं देखा जा सकता है, यदि हम दुर्बल अम्ल हो तो उसको चख के हम बता देंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। यदि खट्टा लगेगा तो बोलेंगे अम्ल है, और कड़वा लगेगा तो क्या बोलेंगे, ये क्षार है। ठीक है, लेकिन कोई कोई ऐसा एसिड होता है या क्षार होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, सूचक। सूचक यानी इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका उपयोग रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, सूचक के प्रकार, तो सूचक आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका प्राकृतिक सूचक है, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक हो गया, तीसरा आपका क्या है, गंधीय सूचक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या है दोस्तों, ये पौधों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक किस में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। जैसे कि हो गया लिटमस पत्र हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिटमस पत्र हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेजिया पौधे का फूल हो गया। तो हाइड्रेजिया पौधे का फूल आप देख सकते हैं कितना सुंदर है दोस्तों, और ये हल्दी हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक कोई पूछते हैं कि कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पौधों से प्राप्त होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका क्या है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। तो कृत्रिम सूचक क्या होता है, ये रासायनिक पदार्थ है। ये क्या है, केमिकल मैटर यानी रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका क्या है, मेंथिल ऑरेंज है, फिनोल्फथेलिन है। ये सब क्या है आपका, मेंथिल ऑरेंज, मेंथिल मिथाइल ऑरेंज जिसको बोलेंगे। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिलोम्फथेलिन हो गया। ये सब क्या है आपका कृत्रिम सूचक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका गंधीय सूचक। क्या है दोस्तों, गंधीय सूचक। ठीक है, तो गंधीय सूचक क्या होता है, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। जैसे प्याज हो गया, लौंग के तेल हो गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो सूचक है वो अम्ल के साथ क्या व्यवहार करता है और क्षार के साथ क्या व्यवहार करता है। यानी अम्ल में डालेंगे तो किस रूप में परिवर्तन होता है और क्षार में किस रूप में परिवर्तन होता है, और उसी से हम लोग जानेंगे कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो आप पहला देख सकते हैं प्राकृतिक सूचक, जिसमें हम लोग पढ़े लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र जो है अम्ल में क्या होता है, अम्ल में लाल हो जाता है, और क्षार में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। उसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी जो है अम्ल में लाल ही रहता है, लेकिन क्षार में हरा हो जाता है। हल्दी जो है कोई बदलाव नहीं होता है, जब उसको अम्ल में डालेंगे हल्दी तो कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन जब क्षार में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, हाइड्रेजिया के फूल का रस, ठीक है, जब हम लोग उसको अम्ल में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है, और क्षार में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कृत्रिम सूचक, फिलोम्फथेलिन है। ठीक है, और एक है मेंथिल ऑरेंज। जब इसको फिलोम्फथेलिन को जब हम अम्ल में डालते हैं तो रंगहीन हो जाता है, और रंगहीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कैसा हो जाता है, क्षार में गुलाबी। और मिथाइल ऑरेंज ये अम्ल में लाल और क्षार में पीला। ठीक है, प्याज का रस तीक्ष्ण गंध देता है, बहुत ही मतलब ज़्यादा गंध देने लगेगा किसमें, अम्ल में, और कोई गंध नहीं देगा किसमें, क्षार में। ठीक है, गंधीय सूचक यानी गंध के माध्यम से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। अच्छा, वैलिना क्या होता है, समान गंध रहता है, जैसा इसका गंध है वैसा ही रहेगा, और इसमें कोई गंध नहीं देगा। लौंग का तेल क्या होता है, इसमें भी जैसा गंध रहता है वैसा ही रहता है अम्ल में, लेकिन क्षार में कोई गंध नहीं होता इसका। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है, तो धातु की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल और क्षार के साथ। जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन, क्या लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्षार में भी यदि हम कोई क्षार में भी कोई धातु डालते हैं तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक और जिंक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
अगर उसमें हम जिंक डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक में क्या डालते हैं, जिंक डालते हैं, तो वो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, ये विस्थापित हो गया, Zn के साथ क्या आ गया, Cl आ गया और हाइड्रोजन ये अलग हो गया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया भी होता है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉप टेस्ट। तो पॉप टेस्ट क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई माचिस, कुछ भी बोल सकते हैं, लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, कैसे हो गया, पॉप यानी पॉप, इस प्रकार से आवाज आएगा, जैसे कि गुब्बारा कैसे फूटता है उसी प्रकार से आवाज आएगा। कब, जब जलती हुई मोमबत्ती किसके पास, हाइड्रोजन गैस से भरी जो प्रकनली होती है उसके पास यदि लाएंगे तो पॉप की आवाज़ उत्पन्न होगी उससे। ठीक है, इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है या नहीं, इसको दर्शाने के लिए इस टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। एक कॉनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर जिंक मेटल डालते हैं। इन दोनों की रिएक्शन से बनती है हाइड्रोजन गैस, जिसको हम एक टेस्ट ट्यूब में भर लेते हैं। अब इस कॉनिकल फ्लास्क को दूर रखते हैं और टेस्ट ट्यूब के पास एक फ्लेम लेके जाते हैं, तो हमें एक पॉपअप की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट जो है भैया, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो जो धातु कार्बोनेट है और धातु बाइकार्बोनेट है वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्या नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, किसके साथ, क्षार के साथ। कौन, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट। तो क्षार के साथ नहीं करता अभिक्रिया भैया, लेकिन अम्ल के साथ तो करता ही है। तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करके लवण, CO2 और जल बनाता है। याद हो गया कि अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करके लवण, CO2 और जल बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों। धातु कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड CO2 और H2O बनाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है, नमक है। CO2 क्या है, गैस है। H2O क्या है, जल है। ठीक है, तो ये चीज़ बनाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं चूने के पानी का टेस्ट। तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गाइस ये है कैल्शियम ऑक्साइड, नॉर्मल सा चूना, किसी भी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे अगर 4 आवर्स के लिए पानी में छोड़ दूंगा ना तो 2 लेयर बन जाएगा। ऊपर का जो क्लियर वाटर है वो बनेगा लाइम वाटर। हमारा मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका प्रूफ करने के लिए ये लाइम वाटर यूज होता है। ये लाइम वाटर में मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे ना तो ये धीरे धीरे पूरा डीप व्हाइट बनते जाएगा। अरे कार्बन डाइऑक्साइड ने तो पूरा दूध जैसा सफेद बना दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना और CO2 गैस इसमें जब प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी सफ़ेद अवक्षेप और H2O प्राप्त होता है यानी पानी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाह करने पर, अधिक मात्रा में जब CO2 प्रवाह करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये क्या, जल में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो अभी आपने पिछला पेज में देखा कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि उदासीन अभिक्रिया क्या होता है। उदासीन मतलब क्या समझ में आ रहा है, उदासीन मतलब उदास। जैसे कि आपको जब धोखा वोखा मिल जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं ना, तो वही उदासीन अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए उदासीन अभिक्रिया समझते हैं, ध्यान दो पढ़ाई पर। ठीक है, जब अम्ल, क्या बोला जा रहा है कि जब अम्ल क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीन अभिक्रिया होती है। जैसे कि अम्ल है, ठीक है, एक पात्र है, इसमें आप डाल दिए अम्ल, इसमें डाल दिए क्षार, तो इतना डाल दिए कि इतना मात्रा में, इक्वल मात्रा में कि उसका अम्ल का प्रभाव ना हो, नहीं क्षार का प्रभाव हो, तो क्या बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा। ठीक है, लवण और जल बन जाता है, तो उसी को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और HCl यानी ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग बेस है यानी स्ट्रॉन्ग क्षारक है और यह स्ट्रॉन्ग क्या है, प्रबल
अम्ल है। जब दोनों को मिलाएंगे तो NaCl बन जाएगा। NaCl का मतलब क्या हो गया, नमक बन गया, ठीक है, और पानी बन गया, तो ये क्या हो गया, उदासीन अभिक्रिया हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलाएंगे तो इसमें अम्ल का प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, क्योंकि दुर्बल क्षारक है तो अम्लीय लवण बनाएगा, प्लस में जल बनाएगा। अगर दुर्बल अम्ल रहेगा और प्रबल क्षारक तो क्षारीय लवण बनाएगा, क्योंकि इसमें क्षार की अधिकता है, और फिर जल बनाएगा। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक रहेगा तो उदासीन बना देगा, उदासीन लवण, नहीं तो उसमें अम्ल का प्रभाव, नहीं तो क्षार की, ठीक है, उदासीन लवण हो जाएगा और फिर जल बनाएगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक भी मिलाएंगे तो वो भी उदासीन लवण बन जाएगा, प्लस में जल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो दोस्तों धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल जब उसको अभिक्रिया कराते हैं तो वो लवण और जल देता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड प्लस में क्या, H2O यानी जल देगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। कोई दिक्कत नहीं। और ये जो कॉपर क्लोराइड जो बना है दोस्तों, उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। ये धात्विक ऑक्साइड जो होता है उसका प्रवृत्ति कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, तो इसीलिए इसका प्रवृत्ति कैसा है, इसका प्रवृत्ति क्षारीय है। उदाहरण में कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। जब अधात्विक ऑक्साइड को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल देता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अधात्विक ऑक्साइड जो है प्रवृत्ति में कैसी होती है, अम्लीय होती है, और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय, ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी जल की उपस्थिति में अम्ल जो है हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और H+ आयन और H3OH+ यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे H+ आयन और H2O जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, H3O+, ठीक है। तो जल में ये क्या पाया जाएगा, हाइड्रोनियम आयन पाया जाता है अम्ल का, ठीक है। तो HCl + H2O तो क्या हो जाएगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2 यानी जल को जब मिलाएंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन देगा और क्लोरीन देगा। जल की उपस्थिति में क्षारक यानी OH- यानी हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक आयन उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे कि NaOH में यदि हम पानी यानी जल मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड OH जहाँ भी नजर आ जाए तो वो आपका क्षार हुआ, और खाली केवल H नजर आएगा तो वो आपका अम्ल होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, केवल H अम्ल और OH यानी क्षार। तो NaOH क्या है, क्षार है, क्योंकि इसमें OH है। इसमें यदि हम पानी H2O मिलाते हैं तो सोडियम और OH- आयन देता है, ठीक है। इस प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जब हम पानी मिलाएंगे तो ये OH- में टूटेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जितना भी क्षारक है वो जल में घुलनशील नहीं होगा। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अभी आपने देखा था कि जो क्षारक जल में घुलनशील हो जाता है उसी को न क्षार कहते हैं। लेकिन सभी क्षारक, जितने भी क्षारक हुआ है, सभी क्षारक है वो जल में घुलनशील नहीं होगा भैया, ठीक है। क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसका मतलब यही है, माने सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका भी मतलब यही है। कैसे कि आप देखिए, क्षार क्षारक होते हैं। क्षार मतलब जो जल में घुलनशील है, जो भैया जल में घुलनशील है वो क्या है, जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसको क्या बोलेंगे, क्षार कहते हैं, ठीक है। तो क्षारक होगा ही होगा हर हालत में। तो जितना भी क्षार है वो क्षारक होगा। लेकिन जितना भी क्षारक है क्या सभी जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील नहीं है तो क्षार नहीं होगा। इस प्रकार से आपको बोला गया है, ठीक है दोस्तों हमेशा क्या बोला गया है कि हमेशा अम्ल या क्षारक को ही, ठीक है, जल में मिलाना चाहिए लगातार, और इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है, यानी ऊष्मा का निर्माण होता है। इतना ऊष्मा का निर्माण होगा
कि वो आपका हाथ भी जला सकता है, इसलिए उसको शेकिंग करते रहिए, हिलाते रहिए। और क्या बोला गया है कि अम्ल में जल नहीं डालना है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल या क्षार में जल नहीं डालना है, जल में अम्ल या क्षार डालना है, इसको ध्यान में रखिएगा। जल में अम्ल या क्षार डालना है, ये सही तरीका है, इसको हिलाते रहना है। नेक्स्ट दोस्तों, जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, मिश्रित आस्फलित होकर बाहर आ जाती है। ठीक है, उन्हें हिलकर क्या हो जाता है, बाहर गिर जाता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अम्ल की अभिक्रियाएं ध्यान दीजिएगा। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जितना भी अभी आपने पढ़ा उसका ये सार है। ठीक है, कि अम्ल जब अम्ल के साथ कौन धातु विक्रिया करता है तो लवण और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ, तो लवण और जल देता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस CO2 प्लस जल देता है। क्या देता है, लवण प्लस CO2 प्लस जल देता है। ठीक है, अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या, लवण और जल बनाता है। अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया बनाएगा तो लवण और जल ही तो बनेगा। अच्छा, अम्ल जब है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और CO2 और जल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे धातु बाइकार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ, दोनों के साथ लवण CO2 और जल, लवण CO2 और जल देगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्षार की अभिक्रियाएं। क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, या अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्षार जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है अभिक्रिया नहीं करता है, धातु जो है, क्षारक जो है वो धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, और जो क्षारक जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। धातु बाइकार्बोनेट और धातु कार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कौन, क्षारक। ठीक है, लेकिन जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल देता है। अम्ल व क्षारक में समानताएं क्या होती है। ठीक है, सभी जो अम्ल है भैया वो क्या करता है, H प्लस आयन उत्पन्न करता है, और जितने भी क्षारक है वो H माइनस आयन उत्पन्न करता है, इसको आपने पहले ही देख लिया है। ठीक है, और जब जल में घुलता है तो H3O प्लस और ये OH माइनस आयन देता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि क्षार और अम्ल की प्रबलता वो कैसे पता लगाएंगे, तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब जितना अधिक H प्लस आयन है वो उतना स्ट्रोंग अम्ल है, और जितना अधिक OH माइनस आयन है वो उतना स्ट्रोंग क्षार है। ठीक है, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षारक में प्रबलता की जांच करते हैं। ठीक है दोस्तों, पीएच स्केल, तो पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, और ये जो विकसित किया गया पीएच स्केल वो किसके द्वारा विकसित किया गया, सोरेंस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि पीएच स्केल सोरेंस के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, और ये जो है जल में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है। ठीक है, और उससे पता लगाता है ये अम्ल है या क्षार है। पीएच में जो पी जो है दोस्तों, इसका अर्थ होता है पुशांस यानी पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है, शक्ति। ध्यान दीजिएगा, अगर पीएच का मान 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा। समझ में आ गया, यदि पीएच का मान क्या है, 7 है तो वो कैसा विलयन होगा, उदासीन विलयन होगा। यदि पीएच का मान 7 से कम है, पीएच का मान ये 7 है दोस्तों, यदि 7 से कम है पीएच का मान तो वो क्या होगा, अम्ल होगा, और पीएच का मान 7 से अधिक है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। आ गया समझ में, अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, और पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारक होगा। ध्यान दीजिएगा, यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
यानी 0 से 14 तक इसका वैल्यू होता है। और बीच में आपका 7 है, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ पे 0 6 5 4 3 2 1 0, इस टाइप के 0 से 14 तक इसका मेज़र होता है, ठीक है दोस्तों। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, यानी प्रबल अम्ल में H प्लस की आयन क्या होते जाता है, अधिक होते जाता है। तो जानेंगे कि ये क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दुर्बल अम्ल क्या है, CH3COOH। अभी आपने पढ़ा ये क्या है, ये एक एसिटिक अम्ल है। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, कार्बोनिक, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। इसमें H प्लस की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और इसमें H प्लस की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये आपका pH स्केल है 7 है, अगर 6 रहा, 7 से कम जितना भी वो क्या है, वो अम्ल है, क्या है, वो अम्ल है, ठीक है। तो अगर 6 है तो थोड़ा सा वीक अम्ल है, ठीक है। फिर आपका 5 हो गया, इससे स्ट्रॉन्ग। फिर आपका 4 हो गया, इससे स्ट्रॉन्ग। 3 हो गया, इससे स्ट्रॉन्ग। यानी जितना pH का मान कम है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक होता है। तो दुर्बल क्षार की अगर बात करें तो दुर्बल क्षार आप देख सकते हैं NH4OH हो गया, ठीक है, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और प्रबल क्षार की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग प्रबल क्षार है। इसमें OH माइनस आयन की क्या होता है, बढ़ते जाता है, ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग क्षार हो गया, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका स्केल है। तो 7 मतलब क्या हुआ, ये उदासीन हो गया, और इसका बैक में जा रहा तो क्या हुआ, अम्ल हो गया, और 7 से आगे आ रहा तो क्या हो रहा है, क्षार हो जा रहा है। तो जितना पीछे जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग, जितना पीछे जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग अम्ल, ठीक है, और जितना इधर पीछे जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग क्षार। यानी 14 जो है सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार होगा, ठीक है, और 8 जो होगा वो वीक क्षार होगा। तो इस टाइप के आप यहाँ पे इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है। तो पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। कैसे, कि हमारा शरीर जो है 7 से लेकर 7.8 pH परास यानी रेंज के बीच में कार्य करता है। याद रखिएगा हमारा जो शरीर है ये 7 से लेकर 7.8 pH के बीच तक हमारा शरीर कार्य करता है, ठीक है। जो वर्षा जल होता है दोस्तों, उसका pH मान 5.6 से यदि कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मिट्टी का pH, तो अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। मिट्टी का pH चेक होता है, अगर उसके अनुकूल नहीं है तो उसमें उसको अनुकूल बनाने के लिए अम्ल या क्षार उसमें मिलाया जाता है मिट्टी में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, हमारे पाचन तंत्र का pH। तो हमारा उदर यानी स्टोमेच यानी पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा जो पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न नहीं होगा तो भोजन के पाचन नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व ज्वलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति के लिए क्या, एंटीसीड, ठीक है, एंटीसीड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझ में आ गया दोस्तों कि हमारा पेट में जब अम्ल बढ़ने लगता है तो दर्द होने लगता है पेट में, ठीक है। तो इसके लिए एक दवा लिया जाता है एंटीसीड, कौन सा, एंटासीड, ठीक है। और एंटीसीड दवा के माध्यम से उसको कम किया जाता है, उसको उदासीन बनाया जाता है। नेक्स्ट है pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर हमारा दांत का pH मान 5.5 से कम हो गया तो दांत झड़ने लगेगा। दांतों का इनेमल यानी दंतवल्क कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है, ठीक है, यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का pH का मान 5.5 से कम होने पर क्या हो जाता है, वो संक्षारित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है।
पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छेड़ता है जिसके कारण दर्द एवं ज्वलन अनुभव होती है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, जो मधुमक्खी होता है दोस्तों, वो डंक मारता है तो वो अपने साथ अम्ल छोड़ता है। ठीक है, उसमें बेकिंग सोडा क्या है आपका, बेकिंग सोडा क्षार है। जब उसका उपयोग करेंगे तो वो उसको उदासीन बनाएगा, हमको आराम मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लवण का पीएच प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार रहेगा तो उदासीन रहेगा, पीएच मान 7। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार रहेगा दोस्तों तो अम्लीय लवण हो जाता है, यानी पीएच मान 7 से कम। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल रहेगा। ठीक है, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल रहेगा तो क्षारीय लवण, यानी पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे साधारण नमक से केमिकल बनाना, यानी रसायन बनाना। ठीक है, तो 5 प्रकार के हम लोग केमिकल बनाएंगे। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। थर्ड आपका बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। फोर्थ आपका धोने का सोडा यानी सोडियम क्लोराइड इंटू 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये हम लोग 5 प्रकार के रसायन बनाना सीखेंगे, किससे, साधारण नमक के यूज़ करके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाने का तरीका। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और पानी के मिश्रण में, यानी सोडियम क्लोराइड और पानी के मिश्रण में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यूज़ देख लीजिए, हाइड्रोजन जो होता है ईंधन मार्गरीन के लिए। ठीक है, क्लोरीन जो होता है जल की स्वच्छता के लिए, जैसे जल अगर गंदा है तो उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, HCl का यूज आप देख सकते हैं इस्पात की सफाई के लिए, औषधियाँ के लिए यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का धातु से ग्रीस हटाने के लिए या साबुन या कागज बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, डिटर्जेंट बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है विरंजक चूर्ण, यानी शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये बुझा हुआ चूना है। क्या है, बुझा हुआ चूना, CaOH2। ठीक है, इसमें यदि हम क्लोरीन का प्रवाह करेंगे तो वे क्या बनाएगा, विरंजक चूर्ण बनाएगा, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाएगा और प्लस में जल बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग क्या क्या है भैया, तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनिन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज़ा के विरंजक के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के लिए, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए और रोगनाशक के रूप में यूज होता है। ठीक, अब बेकिंग सोडा यानी जिसको हम खाने की सोडा भी बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और जल और क्या है, CO2 और NH3। जब सोडियम क्लोराइड में पानी, CO2 और NH3 मिलाते हैं तो NH4Cl और NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होगा। ठीक है, किसका निर्माण होगा, NaHCO3 ने सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा बोलेंगे उसका निर्माण होगा। यह एक दुर्बल असंक्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न विक्रिया होता है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 देगा। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए होता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसका उपयोग जो है दोस्तों
अग्निशामक यंत्र में भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। इसका यूज कहाँ पे होता है? अग्निशामक में होता है। यह एंटीसीड का एक संगठक है। एंटीसीड मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका पेट में यदि जलन हो गया तो इसका उपयोग करने से क्या होगा? आपका पेट का दर्द खत्म होगा। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण क्या है? पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, यानी खस्ता बन जाता है। खस्ता बनने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, सोडा का यूज़ करते हैं, या पाव रोटी में जब डालते हैं तो वो क्या फूल जाता है पूरा, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। फिर कहाँ पे? अग्निशामक में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है धोने का सोडा, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। तो धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्रयोग प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। ध्यान दीजिए, सोडियम कार्बोनेट को यदि 10H2O के साथ उसको मिलाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O बनाएगा आपका, ठीक है, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे? धोने का सोडा। इसको भी ध्यान में रखना है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग कांच हो गया, साबुन हो गया, कागज़ उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, यानी जिप्सम। जिप्सम यानी क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2 होता है। ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। तो जिप्सम बोला जा रहा है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, ठीक है, यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट यानी पोप बनता है, ठीक है दोस्तों। यह सफ़ेद चूर्ण है। जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस हो जाता है। यदि इसमें जल फिर से मिलाएंगे तो फिर से वो जिप्सम बन जाएगा। तो जिप्सम का आप फॉर्मूला देख सकते हैं दोस्तों। ये कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये क्या है आपका? ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस हाफ H2O और मिलाते हैं, यानी पानी मिला देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। तो जिप्सम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं भैया बताइए? तो इसका उपयोग जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्या है? क्रिस्टलीकरण का जल, यानी लवण की एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं, ठीक है। लवण में एक सूत्र यानी निश्चित मात्रा में जल यदि हम किसी लवण में मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण जल कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट में 5H2O मिला है, तो क्रिस्टलन के जल 5 अणु है, ठीक है। इसमें कितना अणु है? 10 अणु है, इसमें 2 अणु है। इस टाइप से इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक वाकई फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।